नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्विफ्ट ट्रेंडिंग के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान मणिमुख शर्मा। आप मनी बुला सकते हैं। दोस्तों, फिल्में आपने देखी होंगी कई सारी, लेकिन क्या आपने धुरंधर 2 देखी है? धुरंधर 2 ने मचा रखा है बवंडर। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी, हम कनाडा में बैठ करके भी इसी बारे में आज बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी मूवी है जिसने आने से पहले ही प्रोपेगेंडा का ठप्पा लगवा लिया था, क्योंकि पहले संस्करण में कुछ इस तरह की बातें कही गई थी कि नया भारत जो है वो घर में घुस के मारता है। तब फिल्म मेकर आदित्य धर के खिलाफ तरह तरह के इल्जामात लगे कि आप सरकार की ताबेदारी कर रहे हैं, आप दरअसल सरकार के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, अला है फला है वगैरह वगैरह लोग बातें करने लगे। और आदित्य धर ने उस टाइम पे कोई जवाब दिया नहीं। लेकिन धुरंधर 2 द रिवेंज फिल्म बना करके लगता है आदित्य धर ने जवाब आखिरकार अपने मुखालिफिन को दे ही दिया है। क्या जवाब दिया है? कि हाँ, जो आप लोग बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे। हाँ, हमने बनाया है एक प्रोपेगेंडा वाली मूवी। अब उनको नहीं लग रहा होगा कि उन्होंने प्रोपेगेंडा वाली मूवी बनाई है, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि उन्होंने देश हित में कुछ किया है। लेकिन देश हित क्या नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का हित है? ये एक अहम सवाल पूछा जाना चाहिए इस मूवी से। दोस्तों, इस मूवी पर यह इल्जाम लगा है कि इसने नरेंद्र मोदी साहब के सरकार के टॉकिंग पॉइंट्स को आगे बढ़ाया है। मुझे अभी भी याद है 8 नवंबर 2016 को, तब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस में काम कर रहा था और शाम को नरेंद्र मोदी साहब ने अपना देश के नाम संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1000 और 500 के डिनोमिनेशन के नोट्स अब लीगल टेंडर नहीं होंगे, यानी नोटबंदी का ऐलान कर दिया। उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब भी चुने गए थे एज प्रेसिडेंट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की खबर दब गई भारत में, क्योंकि नोटबंदी का ऐलान हो गया। उसके बाद लोग कतारों में खड़े रहे, रात दिन, हजारों लोग, लाखों लोग भारत के दीगर शहरों में एटीएम्स और बैंकों के बाहर कतारों में खड़े रह गए। कई लोगों की जानें भी चली गई। लेकिन काला धन पर जो हमला किया गया था, या कम से कम दावा किया गया था, वो हमला कहीं दिखा नहीं। नरेंद्र मोदी साहब कटघरे में आकर के खड़े हो गए, क्योंकि जनता के सवाल भी थे और ऑपोजिशन पार्टीज के सवाल भी थे। तब उन्होंने डेस्परेट होकर के बोल दिया था कि मुझे 50 दिन दीजिए, नहीं तो मुझे जिंदा जला दीजिएगा। ये नरेंद्र मोदी ने कहा था 2016 में। आखिरकार रिपोर्टें ये आई 2 साल बाद कि जितना पैसा था, यानी 86% करेंसी, वो वापस आ गया बैंकों में। यानी काले धन पर हमला तो कुछ हुआ नहीं। सरकार ने अपना लक्ष्य बदल दिया उस टाइम पर और बोला कि नहीं, हम दरअसल एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए सबको पुश कर रहे हैं। लेकिन वो भी नहीं हो पाया उस तरह से। आज तक लोग कैश में ही ट्रांजैक्शन ज़्यादातर कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया बढ़ा तो है, लेकिन जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर कैश का ही काम होता है। एआई समिट पिछले दिनों जो दिल्ली में हुआ, उसमें लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि कहाँ डिजिटल और एआई का समिट हो रहा है, लेकिन काउंटर्स पे लोग कैश ही दिए जा रहे हैं और एड और पीओएस मशीनें काम नहीं कर रही है। ये डीमोनेटाइजेशन सरकार के लिए एक नाकामी थी। और आलम यह है कि पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार ने नोटबंदी का जिक्र तक नहीं किया है। अपने अचीवमेंट्स में तो नहीं गिनवा रहे हैं, लेकिन आदित्य धर के धुरंधर 2 ने इसको मास्टर स्ट्रोक बना दिया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि नोटबंदी की वजह से पाकिस्तान के मंसूबे बर्बाद हो गए। वो मंसूबे क्या थे? फेक करेंसी भारत में भेजेंगे, भारत के इंटेलेक्चुअल सोशलिस्ट यूनिवर्सिटीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पाकिस्तान के पेरोल पर है। इन सब के मंसूबे जो है वो उन पर पानी फेर दिया मोदी साहब ने, डीमोनेटाइजेशन करके या नोटबंदी करके। और इसमें यह भी दिखाया गया है इशारों इशारों में कि ऑपोजिशन जो है, सरकारें हैं, वो देशभक्त नहीं हैं, वो जीत नहीं पाएंगे अगर फेक करेंसी नहीं होगा। तो यानी पूरे पॉलिटिकल ऑपोजिशन को आपने दागदार कर दिया है धुरंधर मूवी के जरिए। इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा दोस्तों, और लगता है ये काफी असरदार रहा है, क्योंकि थिएटर में खुद था, 4 घंटे की लंबी मूवी को मैंने देखा। एंटरटेनिंग तो था, लेकिन लोग तालियां भी बजा रहे थे इन सब फेक चीजों पर।
अब हमने तो आपको एक ही फेक चीज गिनवाया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ तो आप खुद ढूंढ लीजिएगा मूवी देख करके, हम आपको बताएंगे नहीं। लेकिन दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि फैक्ट और फिक्शन का गठमट करके एक अजीब खिचड़ी बनाई गई है। कुछ किरदार तो है एक्चुअल में थे। धुरंधर मूवी 1 में आपने देखा रहमान बलोच या रहमान डकैत, जो अक्षय खन्ना का किरदार होता है वो तो वास्तव में एक कैरेक्टर थे। पाकिस्तान में गैंग वॉर्स, कराची शहर के लियारी जो इलाका है उसमें गैंग वॉर्स आए दिन होते रहते थे। दो ग्रुप्स थे, एक बाबू डकैत, दूसरा रहमान डकैत, उसके बाद एक अरशद पप्पू वाला गैंग था। ये सब कुछ पार्ट 1 में भी था, पार्ट 2 में भी वो दिखाया गया है। पार्ट 1 में तो रहमान बलोच की जान ले ली जाती है, वो भी लेता है इंडिया का एजेंट जो है हमारा हीरो रणवीर सिंह ने किरदार निभाया है, जसकीरत सिंह रंगी उर्फ हमजा अली मजारी, जो पाकिस्तान में वो हमजा अली मजारी बन के भारत का एजेंट वो है, वही किरदार है। अब हमजा अली मजारी जाकर के रहमान बलोच को मार देता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ था? जी नहीं। बहुत सारे थियरीज हैं क्यों रहमान डकैत को मारा गया। मारा था एसपी असलम चौधरी ने, जो एक और वास्तव में हुआ करते थे उस दौर में। एसपी असलम चौधरी ने एक एनकाउंटर में रहमान डकैत को मार दिया था। थियरीज बहुत सारे हैं क्यों मारा था। एक थियरी ये कहती है कि दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई को उठा लिया था, तो फिर एसपी असलम को सुपारी दी गई या फिर हिदायत दी गई कि जाकर के मार दो उसको। जो भी हो, एसपी असलम चौधरी ने आखिरकार रहमान डकैत को मारा। इसमें रॉ एजेंट का हाथ तो कम से कम नहीं था। उसके उस दौर के मीडिया रिपोर्टों में ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है कि उसके बाद भी एक के बाद एक अंडरवर्ल्ड के लोग पाकिस्तान के या फिर दहशतगर्द तंजीमों के साथ जिनका ताल्लुक रहा है, उनका एनकाउंटर भी भारत ने करवाया या मोदी साहब की सरकार की वजह से वो हुआ। तो ये सारी चीजें जो है मूवी में दिखाई गई है। अरशद पप्पू एक गैंगस्टर जो मारा गया था शायद 2013 में, वो भी मोदी साहब के आने से पहले। इलियास कश्मीरी जिस पर अर्जुन रामपाल का किरदार बनाया गया है, मेजर इकबाल का, उसका भी एनकाउंटर हो जाता है यूपीए सरकार के दौर में। और ऐसे और भी इक्का दुक्का आपको किरदार मिल जाएंगे उस मूवी में। IC-814 हाईजैकिंग के साथ जुड़े हुए लोग इस तरह से दिखाए गए हैं। चलिए, IC-814 वालों का तो एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है। अब ये मिथक गढ़े गए हैं, ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि मोदी साहब के आने के बाद ही दरअसल ये एक असरदार मुहिम पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स के खिलाफ छेड़ी गई थी। अब आप देखिए, टाइमलाइंस मैच नहीं होते, यही फिक्शन काम आ रहा है। दिखाया गया है कि डिमोनेटाइजेशन भी इन लोगों को रोकने के लिए किया गया, और एक जो यूपी वाले गैंगस्टर थे, माफिया के डॉन अतीक अहमद, वो भी, उसका धागा भी जाकर के पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया है। अब ये हर एक को मालूम है कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, इन दोनों का कैमरा में, लाइव कैमरा में एनकाउंटर हो जाता है। इन्हें पुलिस तो नहीं करती है, लेकिन पुलिस घेरे में कोई बाहर वाला आकर के गोली मार के निपटा देता है इन दोनों को। ये बड़ी रुसवाई हुई थी योगी आदित्यनाथ सरकार की और मोदी साहब की सरकार की कि खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है, खास तौर पे मुसलमानों को। तो यूपी क्या अनसेफ हो गया है? आप नजर डालिएगा एनकाउंटर्स के स्टैटिस्टिक्स में। यूपी पुलिस के योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 में और 2024 के दरमियान 12,500 से ज्यादा यूपी में एनकाउंटर्स हुए, जिनमें 200 से ज्यादा कोट अनकोट गैंगस्टर्स मारे गए। अब ये फेक एनकाउंटर्स थे, रियल एनकाउंटर्स थे, इसकी तस्दीक हो नहीं पाई है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारे एनकाउंटर्स तो फर्जी थे। अब ऐसे दौर में अतीक अहमद का कत्ल हो जाता है। उस चीज को एक अचीवमेंट के तौर पे दिखाया गया है इस मूवी में, यानी कि एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी गढ़ी जा रही है। कुछ हिस्टोरिकल एपिसोड्स को लेकर के एक हकीकत बनाई जा रही है जो दरअसल हकीकत से परे है। एक और चीज जो उभर के आई है वो है माइनॉरिटीज की शिनाख्त। कुछ सिख ऑर्गेनाइजेशंस नाराज हैं कि जो लीड कैरेक्टर है जसकीरत सिंह रंगी, यानी रणवीर सिंह का कैरेक्टर, उसको सिगरेट फूंकते हुए दिखाया गया है।
एक सीन में अजय सान्याल उर्फ आर माधवन का किरदार सिगरेट फूंकते हुए दसम ग्रंथ की एक बानी वो पढ़ देता है, जिससे सिख ग्रुप आहत हो गए हैं। ये इसके बारे में एक बहुत अहम मजमून लिखा गया है द क्विंट में। निष्ठा सूद और जगप्रीत सिंह ने यह आर्टिकल लिखा है द क्विंट में, इसको आप जरूर पढ़िएगा। इसमें दरअसल वो ये बात कह रहे हैं कि एक खास किस्म का सिख आइडेंटिटी गढ़ने की कोशिश की गई है। वही सिख है जो कि वफादार है हिंदुस्तान का और राष्ट्रवादी तबके के साथ जिसने अपना ईमान जुड़ा हुआ है, यानी नरेंद्र मोदी साहब की सियासत के साथ जो इत्तेफाक रखता है, वही दरअसल देशभक्त सिख है। जो दूसरे सिख है जो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जिनको लगता है कि वो खुश नहीं है भारत में, या उनको लगता है कि भारत ने उनसे प्रताड़ना की है, वो नहीं है सिख, वो दरअसल गद्दार है। इस तरह का दिखाया गया है एक सीन में। रणवीर सिंह यानी हमजा अली मज़ारी या फिर जसकीरत सिंह रंगी के बहनोई ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान ने हमें दिया क्या, और फिर एक हाथापाई होती है। उसके बाद जो है बहनोई का कत्ल हो जाता है जसकीरत सिंह के हाथों। अब इससे यही समझ में आता है कि देशभक्त सिख जो है गद्दार सिख को मार देगा। अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर ये एक सिख आइडेंटिटी है, क्योंकि आखिर में सीन में दिखाया गया है, आखिर में मूवी में एक सीन है जिसमें दस्तार पहने जसकीरत सिंह रंगी वापस अपने घर जाता है। आगे क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन दिखाया जरूर गया है रणवीर सिंह को एक सिख के रूप में आखिर में इस मूवी में। तब ये सवाल उठाया है निष्ठा सूद और जगप्रीत सिंह ने कि पंजाब 95 दिलजीत दोसांझ की मूवी, जिसमें एक और सिख का जिक्र है, जसवंत सिंह खालरा, जो हिंदुस्तान के स्टेट के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और इल्ज़ाम लगाया था कि हज़ारों सिखों का कत्लेआम हो गया या फेक एनकाउंटर्स के ज़रिए बहुतों की जान ले ली गई, उनका खुद का कत्ल हो जाता है। उन पर आधारित मूवी आने नहीं दी गई है बाहर। क्या वजह है उस मूवी को अभी तक रोका गया है? दशकों बाद ये वायलेंस ख़त्म हो जाने के बाद क्यों खौफ है इंडियन स्टेट को इस तरह की मूवी आने से, ये एक सवाल उठाया गया है। वही निसिम मनु ठक्कारन अपनी हिंदू के आर्टिकल में लिख रहे हैं, अपने हिंदू के आर्टिकल में लिख रहे हैं कि एक इंटरनल एनिमी जो है उसकी शिनाख्त हुई है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मार्क्सिस्ट वगैरह वगैरह तबकों के जरिए, और ये एक रिडक्शनिस्ट नेशनलिस्ट वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। यानी देशभक्त वो है जो सरेआम खून बहाता है अपने दुश्मनों का। तो ये एक बहुत खतरनाक मूवी करार देते हुए उन्होंने कहा है कि लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को बंद कर रहा है। अब ये सारी चीजें इस फिल्म के बारे में उठ रही हैं, तो हम तो कह ही सकते हैं कि धुरंधर ने मचाया है बवंडर। आप लोग इस मूवी को अगर देखते हैं, आपको कैसा लगता है? जो हमने ये बातें कही हैं, क्या आपको भी लगता है ये बातें सही हैं? क्या आपके जहन में भी ये सारे सवाल उठे हैं? ये हमें जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत दोस्तों, देखते रहिएगा स्विफ्ट ट्रेंडिंग, सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट AM 1200 रेडियो के YouTube चैनल पर।